जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों आज है 14 अक्टूबर 2024 और 14 अक्टूबर 2024 से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को यहां पे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जो आप यहां पे क्लास देख रहे हैं 1045 नंबर की क्लास देख रहे हैं। लगातार आपको 1045 दिनों से मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपकी क्लास है। सबसे कम समय में स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स देने का जो वादा है वो हम आपके लिए यहां पे पूरा कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ। और स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मोटिवेशन थॉट से। 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से होती है। दोस्तों ये जो एक कदम है ये विश्वास का कदम है, ये निश्चय का कदम है, ये डिटर्मिनेशन का कदम है कि एक एक कदम चलते चलते मैं एक दिन अपने पूरे 1000 मील के यहां पे उस डेस्टिनेशन को पूरा कर लूंगा। बस मैं आपको कह रहा हूं इस यात्रा को आप एंजॉय कीजिए, डेली मेहनत कीजिए, आप एक दिन अपने मुकाम पे पहुंच जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे हजारों लाखों लोग हमारे जैसे आए और वो चले गए हैं। तो आप बस ये सोचिए कि आपको अपना कर्म करना है और फल की इच्छा नहीं करना है, क्योंकि आप बार बार फल की इच्छा करेंगे, आप चिंता करेंगे, आप अपने मार्ग से भटक जाएंगे। बस आप लगे रहिए, आपको यहां पे सफलता मिलने वाली है। मैं लिख के देता हूं, किसी को जल्दी किसी को बाद में, पर मिलेगी जरूर। आइए देखते हैं दोस्तों सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा किस राज्य में शुरू हुआ है? तो दोस्तों इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा फेस्टिवल कहां पे हुआ है, आइए यहां पे जानते हैं। ये फेस्टिवल कहां पे मनाया जाता है, मैंने इसके बारे में कई बार आपसे चर्चा भी किया है। तो यहां पर अंतरराष्ट्रीय कुल्लू, देखो कुल्लू जगह कहां पर है, तो हिमाचल प्रदेश आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा फेस्टिवल अभी स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ है। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से मनाया जाता है इस फेस्टिवल को। यहां पे आप तस्वीर में देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के लोगों को। तो ये अंतरराष्ट्रीय दशहरा जो पारंपरिक उत्सव है, बहुत सारे रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। जगह कुल्लू है, इसीलिए इसे इंटरनेशनल कुल्लू फेस्टिवल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के जो अभी वर्तमान में राज्यपाल है वो शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। तो यहाँ के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला जी ने इसका उद्घाटन यहाँ पे किया है। इस फेस्टिवल में 25 देशों के, 25 देशों के वहां के जो सांस्कृतिक दल हैं वो यहाँ पे प्रस्तुतियां दे चुके हैं। यानी अलग अलग देशों के यहाँ पे उनके लोग भेजे गए और उन्होंने अपना कल्चर दिखाया। सांस्कृतिक दलों ने अपना कल्चर यहाँ पे दिखाया है। अब दोस्तों बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं भारत में। आइए एक एक करके सबको रिवाइज कर लेते हैं। तो मेरे साथ आप सभी कमेंट बॉक्स पे मुझे बताते भी चलेंगे कि आप कौन कौन से फेस्टिवल के बारे में जानते हैं। तो गुड़ी पर्व खंडोबा महोत्सव कहां पे मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। मेरे साथ आप सभी लिखते चलेंगे, कहां पे मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट है वंचुबा पर्व या बिहू पर्व, कहां पे मनाया जाता है? असम राज्य में हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है ट्यूलिप फेस्टिवल। ट्यूलिप फेस्टिवल कहां पे होता है फ्रेंड? जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप फेस्टिवल होता है। अगला है गणगौर महोत्सव पुष्कर मेला, ये कहां पे लगता है? राजस्थान राज्य में गणगौर महोत्सव और पुष्कर मेला लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरायण या फिर रण महोत्सव, ये कहां पर होता है? गुजरात राज्य में होता है। कहां पर होता है? गुजरात में होता है। अगला है हॉर्नबिल महोत्सव, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें हॉर्नबिल नाम की जो पक्षी है इसको यहाँ पे इसकी पूजा की जाती है 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में। पोंगल फेस्टिवल जलीकट्टू, ये कहां पर होता है? तमिलनाडु में होता है। कहां पर होता है? तमिलनाडु में होता है। हेमिस त्योहार कहां पे होता है फ्रेंड्स? लद्दाख यूनियन टेरिटरी में होता है। कहां पर होता है? लद्दाख में होता है। नेक्स्ट है ओणम विशु अल्पशी फेस्टिवल, ये कहां पे ऑर्गेनाइज किया जाता है? केरल राज्य में ऑर्गेनाइज किया जाता है। खर्ची पूजा कहां पे होता है फ्रेंड्स? त्रिपुरा राज्य में। कहां पर होता है? त्रिपुरा राज्य में। नेक्स्ट है बोनालू महोत्सव फिर बिट्टू कामा, तो ये कहां पर होता है? तेलंगाना में होता है। तेलंगाना में इस फेस्टिवल को यहां पे मनाया जाता है। ठीक है, अगला है कंबाला पर्व। तो कंबाला पर्व कहां पर होता है? कर्नाटका में होता है। कहां पर होता है? कर्नाटका में होता है। तो हमने लगभग यहाँ पे 15 से 20 फेस्टिवल को पढ़ लिया है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा परीक्षा संजीवनी में। अब आइए बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। जो सेना प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी जी, इन्होंने कहां पे पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस, इसका नाम रखा गया अग्नि अस्त्र।
अग्नि अस्त्र को यहां पे लॉन्च किया है। वेयर हैज आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी लॉन्च पोर्टेबल मल्टी टारगेट डिटेक्शन डिवाइस अग्नि अस्त्र, यानी एक ही बार से अपने मल्टीपल टारगेट को हिट कर सकता है, ये इसकी क्षमता है। तो दोस्तों गंगटोक में, सिक्किम की कैपिटल गंगटोक में लॉन्च किया है। देखो मैंने आपको अभी बताया था कि सेना कमांडरों का जो सम्मेलन हो रहा है वो गंगटोक में हो रहा है पहले चरण का, और उसी मौके पर यहाँ पे अग्नि अस्त्र को लॉन्च किया गया है। हमारे देश के यहाँ पे सेना प्रमुख है, थल सेना प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी जी। आप यहाँ पर उपेंद्र द्विवेदी जी को देख सकते हैं। इस डिवाइस को इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है, इसका नाम है अग्नि अस्त्र। ये मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस है, ठीक है। गंगटोक में यहाँ पे लॉन्च किया गया है। बहुत सारे टारगेट को एक साथ ही हिट कर सकता है, निशाना इसमें बनाया जा सकता है, बहुत सारे टारगेट्स को एक बार हिट करेगा। मैनुअली भी हो सकता है और रिमोटली यहाँ पे ड्रोन के जरिए टारगेट को यहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा और वो वहां पे जाकर के टारगेट को हिट करेंगे। जो इंजीनियर कोर के यहाँ पर मेजर राज प्रसाद हैं, उन्होंने इसको यहाँ पे तैयार किया है। तो ये भी आप याद रखिएगा किसने बनाया है, राज प्रसाद जी ने इसे तैयार किया है। दोस्तों इस डिवाइस का नाम WEDC भी दिया गया है। इस डिवाइस की मदद से आपने देखा होगा बहुत सारे जो दुश्मन होते हैं, आतंकवादी होते हैं, बंकर बना करके छुप जाते हैं, तो उनको हिट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो बंकर में भी जा करके उसे तबाह कर सकता है, जो कमरे में छुपे होते हैं उनको भी वहां पे मार कर सकता है। तो ये बहुत ही यूजफुल हमारे लिए है। अब दोस्तों रिसेंटली में बहुत सारे परीक्षा संजीवनी में मैं आपको जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल की गई है उसके बारे में भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए महिला T20 विश्व कप कहां पे स्टार्ट हुआ है, UAE में स्टार्ट हुआ है। आप ही मैच चल रहा है और यहां पर AI टूल लॉन्च किया ICC ने। AI टूल की मदद से यहाँ पे जो खिलाड़ियों की जो मानसिक स्थिति है उसके बेहतर बनाने के लिए AI टूल का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों शिवराज सिंह चौहान हमारे वर्तमान में एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। इन्होंने यहां पे एग्रीश्योर फंड लॉन्च किया है। किसे क्या लॉन्च किया है, एग्रीश्योर फंड लॉन्च किया है। दोस्तों यहां पे एक्सिस बैंक और मास्टर कार्ड ने जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए माईबिज क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है। अगला है जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय है, इन्होंने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 एप्लीकेशन लॉन्च किया। इसकी मदद से बाढ़ कब आनी है और उसकी वार्निंग, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाढ़ कहां कहां आती है उनकी पूरी यहाँ पे मैपिंग भी की जाएगी। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। सरकारी ई मार्केट प्लेस, इसे हम बोलते हैं जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बोलते हैं। इसके वर्तमान में CEO कौन बनाए गए हैं, यानी CEO कौन बनाए गए हैं? तो देखिए इसके CEO बनाए गए हैं एल सत्य श्रीनिवास। क्या नाम है, एल सत्य श्रीनिवास इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं नीता अंबानी लिखा हुआ है। तो नीता अंबानी जो है ये किसकी, यहां पर जो IOC है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उसकी मेंबर है ये, ठीक है, सदस्य। उसमें जो चयन समिति होता है तो IOC की मेंबर बनाए गए हैं। मनोज मित्तल सिडबी के चेयरमैन है। प्रीति सूदन UPSC के अध्यक्ष हैं। यहाँ पे एल सत्य श्रीनिवास की हम बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के CEO बनाए गए हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये आप देखिए श्रीनिवास जी का इमेज आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। दोस्तों PK सिंह की जगह पर ये आए हैं, ही विल रिप्लेस PK सिंह। और PK सिंह को अब यहाँ पे अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, जिसे हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, वहां पे इनको सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। और यहाँ पे एल सत्य श्रीनिवास को CEO बनाया गया है जेम का। तो जेम होता क्या है उसे यहाँ पे समझ लेते हैं। तो जेम एक प्रकार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जितने भी PSUs होते हैं, तो वहां पर जरूरी सामान की खरीदारी होती है, वहां पे जरूरी सामान खरीदे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको पता चलेगा कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स है वो क्या खरीद रहे, कितनी चीजें खरीद रहे। तो ये एक ऐसी जगह बनाई गई है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसे 2016 में लॉन्च किया गया है और विक्रेताओं को सरकारी विभागों तक सीधी पहुंच भी मिलती है। तो यहाँ पे दोनों को लाभ होता है, जो यहाँ पे अपना सामान बेच रहे हैं और हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स को सस्ते रेट में सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपके लिए 3 प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ है? दूसरा प्रश्न है भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तीसरा प्रश्न है मनुष्य के द्वारा सबसे पहला जो उपयोग किया गया मेटल धातु है कौन से है? चौथा क्वेश्चन आइए देखते हैं, भारत ने एशियन टेबल टेनिस वीमेंस डबल्स में कौन सा मेडल यहां पे जीता है? विच मेडल हैज बीन वॉन बाय इंडिया इन द एशियन टेबल टेनिस वीमेंस डबल्स? तो एशियन टेबल टेनिस में यहां पे हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हमने कौन सा मेडल जीता है?
हमने यहाँ पे कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो यहां पर आप भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी देख रहे हैं, आयिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी। और एक नाम तो आप सभी को पता है, टेबल शरद कमल चंता। ठीक है, और यहां पर इन सभी नामों को आपको याद रखना है। आजकल प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि सुतीर्था मुखर्जी का इनमें से किस गेम से रिलेशन है, तो आप बताएंगे टेबल टेनिस से आपने पढ़ा है। तो एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप की वीमेंस डबल्स कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल को जीत लिया है। ठीक है, ओके दोस्तों, ऐसा 52 इयर्स के इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत को टीम इवेंट में, यहां पर टीम इवेंट के अलावा किसी कैटेगरी में मेडल मिला है। 2024 के इस चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ? कजाकिस्तान के अस्ताना में ये चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, तो एशियन टेबल टेनिस में भारत के मेडल को देख लें तो 2024 में वीमेंस डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल मिला। 2024 में वीमेंस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसमें मैंने आपको एक करंट अफेयर्स और बताया था, मैंने परसों ही पढ़ाया है। मेंस टीम में ब्रॉन्ज मेडल 2024 में मिला है, 2023 में मेंस टीम में ब्रॉन्ज मेडल, 2021 में। तो इस बार टेबल टेनिस में हमारा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हुआ है एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। अब दोस्तों, परीक्षा संजीवनी में स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, जितना भी स्पोर्ट्स हमने अभी रिसेंटली में पढ़ा है। दोस्तों, अभी आपका होने वाला नेशनल गेम्स, राष्ट्रीय गेम्स 38 नंबर का उत्तराखंड में होने वाला, नेक्स्ट ईयर जनवरी से स्टार्ट होगा। दोस्तों, स्पेन के बहुत ही फेमस रिनोन्ड फुटबॉल प्लेयर हैं एंड्रेस इनिएस्टा। क्या नाम है इनका? आंद्रेस इनिएस्टा नाम है। तो ये यहाँ पे रिटायरमेंट ले रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं। दोस्तों, जिम्नास्टिक्स से रिलेटेड एक बहुत फेमस खिलाड़ी है दीपा करबाकर, इन्होंने भी रिटायरमेंट संन्यास ले लिया है, इसकी घोषणा इन्होंने कर दी है। दोस्तों, पंकज आडवाणी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इनका रिलेशन बिलियर्ड्स से है। तो सिंगापुर ओपन बिलियर्ड्स खिताब रिसेंटली में इन्होंने जीता है। मुंबई ने 27 साल के बाद 15वां ईरानी कप जीता है, शेष भारत को हरा करके। इंडिया ए ने इंडिया सी को हराया। किसको हराया है? इंडिया सी को हराया है दलीप ट्रॉफी में। ठीक है, अभी रिसेंटली में दलीप ट्रॉफी का चैंपियनशिप हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में केंद्र सरकार की किस योजना के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है? पोर्टल फॉर विच सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड। तो दोस्तों, आपको याद होगा जब बजट में आपको एक्सप्लेन कर रहा था तब इसमें बताया गया था प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत। यानी इसमें क्या है, इंटर्नशिप के तहत बड़ी बड़ी कंपनियों में जो यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको यहाँ पे इंटर्नशिप दिलाई जाएगी और साथ में उनकी इनकम भी आएगी और वो यहाँ पे साथ ही साथ सीखेंगे भी। बड़ी कंपनियों से कनेक्ट होकर के उनका एक्सपीरियंस, तजुर्बा भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की जा रही है, यहाँ पे पोर्टल लॉन्च किया गया है। जो हमारे देश के जो यूथ हैं, युवा हैं, वो देश की टॉप कंपनियों में 1 साल तक इंटर्नशिप पर काम यहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक है, 1 ईयर के लिए। इसमें 2024-25 के लिए टॉप 500 कंपनियों को 1.25 लाख को, यानी 1.25 लाख युवाओं को इंटर्नशिप कराने का टारगेट रखा गया है। ठीक है, और 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराने का मौका मिलेगा। आपको याद होगा जब मैं बजट पढ़ा रहा था तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे भारत सरकार का टारगेट है इंटर्नशिप कराना है युवाओं को, और ये टारगेट है 1 करोड़ युवाओं के लिए। अब दोस्तों, बहुत सारे एप्लीकेशन पोर्टल को यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अभी हमने पढ़ा क्या है, उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। ठीक है, तो रंगीन मछली एप्लीकेशन, तो हमारी जो यहाँ पे फिशरीज मिनिस्ट्री है, हमारी जो मत्स्य पालन मंत्रालय है, फिशरी मिनिस्ट्री है, यहां पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला है सी बॉक्स पोर्टल, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जो वीमेंस एंड महिला और एवं बाल विकास मंत्रालय, जिसे हम क्या कहते हैं, वीमेन एंड डेवलपमेंट जो है हमारा मंत्रालय, वो यहाँ पे सी बॉक्स पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। ई एविडेंस एप्लीकेशन को राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। ई एविडेंस एप्लीकेशन से क्या होगा दोस्तों, जो भी साक्ष्य होंगे इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पे सेव किए जाएंगे, ताकि वो अगर अगर ढूंढने नहीं पड़े। नहीं तो आजकल आपको पता है कि अगर आप एविडेंस को यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट में लिखते हैं और वो रफ में लिखते हैं, आप उसे अपने नोटबुक में लिखते हैं, वो खो सकते हैं। लेकिन अगर डिजिटल रूप में मौजूद है, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लोकपथ एप्लीकेशन को एमपी सरकार ने लॉन्च किया है। अब इसे यहां पर इस एप्लीकेशन में आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर आप हाईवे से जा रहे हैं, किसी प्रकार की आपको कोई समस्या होती, कोई सुझाव है, तो लोकपथ एप्लीकेशन एमपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है।
वॉलेट एप्लीकेशन को गूगल ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। तो जितने भी आप क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, आप उसको आप फिजिकली लेके मत चलिए, आप अपनी डिटेल्स इसमें सेव कर लीजिए। ट्रांजैक्शन में वॉलेट एप्लीकेशन की मदद से आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है। उपस्थित ऐप, उपस्थित ऐप को किसने लॉन्च किया है? झारखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। किसने? झारखंड सरकार ने। तो ये स्पेशली लॉन्च किया गया है वहां पे जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, हेल्थ में जो काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, तो वहां पे जाएंगे और डिजिटल रूप से अपना यहां पर बताएंगे कि हम यहां पे आ चुके हैं। तो एविडेंस ऐप है, उपस्थिति ऐप, ठीक है, मतलब आपको यहां पे अपनी हाजिरी दर्ज करानी है। संज्ञान एप्लीकेशन को आरपीएफ ने लॉन्च किया है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। तो दोस्तों अभी जो नया 3 कानून लागू हुआ 1 जुलाई से, तो उसको सरल बनाने के लिए इससे आप नॉलेज ले सकते हैं। दोस्तों नॉलेज फैक्ट्री में आज हम दुनिया के सबसे 5 बड़े ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्लेशियर्स होते क्या है? तो बर्फ का टुकड़ा, जो क्या है, पानी का टुकड़ा जो बर्फ बन चुका है और बहुत बड़े जगहों पे फैला, उसे ग्लेशियर कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर, ये अंटार्कटिका में आपको देखने को मिलेगा, 400 किलोमीटर का है, बहुत बड़ा है। हबर्ड ग्लेशियर, ये यूएसए में है, 122 किलोमीटर का है। फेडचेंको ग्लेशियर तजाकिस्तान में 77 किलोमीटर का है। सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच में 75 किलोमीटर का है। और है बियाफू ग्लेशियर पाकिस्तान में 67 किलोमीटर का है। आप जरा सोचो, इतने बड़े बड़े ग्लेशियर अगर ये पिघल गए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो आप सोचिए समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा और वो पानी आपके जो देश में है एंटर कर जाएगा, तो बहुत सारी जगह डूब जाए। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने पर्यावरण को गर्म होने से बचाएं ताकि ये बर्फ पिघले ना। दोस्तों यहाँ पे स्टडी कर एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करेंगे, जितने भी नए छात्र हैं उनके लिए। तो डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहां पे मिलती है, टेलीग्राम पे भी पीडीएफ मिलती है, दोनों जगह पर आधे घंटे बाद आपको यहां पे मिल जाती है। ई बुक्स जाइए, टेस्ट सीरीज यहां पे टेस्ट पास दीजिए। तो ई बुक्स में आप जाएंगे तो हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक्स आपको मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, ठीक है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर मैराथन क्लास पीडीएफ, ईयरली हाफ ईयरली पीडीएफ आपको यहीं पे अवेलेबल कराई जाएगी। जीके जीएस की सभी विषयों की ई बुक्स भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। आप यहाँ पे जनवरी से लेकर सितंबर तक 9 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक्स को आप पढ़ सकते हैं, टॉप 500 एमसीक्यू के साथ 9 महीने का करंट अफेयर्स। प्यारे साथियों, यहां पर आप देखिए, आप डेली टेस्ट भी दे सकते हैं। आज आप टेस्ट दीजिएगा तो आपका टेस्ट यहां पे अपलोड होगा, कल आपकी रैंकिंग पता चल जाएगी। हमारे यहां पे जो एप्लीकेशन के जो हेड है वो ठीक हो चुके हैं और आज से वो पूरा अपना टेस्ट अपलोड करेंगे, तो आप सभी टेस्ट दीजिएगा, डेली करंट अफेयर्स का भी, स्टैटिक जीके का भी, डेली आप टेस्ट आप दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मंथ वाइज अपना टेस्ट देना चाहते हैं, मंथली करंट अफेयर्स, जहां पर आपको हर महीने 240 प्रश्न करने को मिलेंगे, प्रैक्टिस और रिवीजन, तो आप यहां पे ज्वाइन हो जाना, टेस्ट सीरीज में ही आपको देखने को मिलेगा। टेस्ट पास में आप जाएंगे तो यहां पे आपको 3000 प्लस टेस्ट आपको मिलते हैं। आप एसएससी, स्टेट पीसीएस, सीमेट, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप उस एग्जाम को यहां पे जाकर के तैयारी कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। राजा गुप्ता करंट अफेयर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल, आप इसे ज्वाइन कर लेना। दोस्तों स्टैटिक जीके बुक का भी हमने यहाँ पे, आज हमने देखा कि आप दशहरा में बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व थे, पढ़ भी नहीं पा रहे थे, उनको पता नहीं था, तो अभी हमने ऑफर को 1-2 दिन और एक्सटेंड कर दिया है। स्टैटिक जीके बुक आप घर तक मंगवा सकते हैं, वेबसाइट में इसकी लिंक दी गई है, वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स पे दी गई है। जय श्री राम आपको कोड यूज करना है, 20% का आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के स्क्रीन पर। छठवां प्रश्न, नीमा रिंजी शेरपा का रिलेशन किस देश से है जो 8000 मीटर से अधिक ऊंची सभी 14 चोटियों पे चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं? तो नीमा रिंजा का संबंध दोस्तों नेपाल से है, जो दुनिया भर के जो 14 प्रमुख चोटियां हैं जो 8000 मीटर से ऊपर है, इन्होंने इसकी यहां पे चढ़ाई करी है। तो आप मेरे पीछे इनकी तस्वीर देख रहे हैं, 18 साल के नेपाली पर्वतारोही नीमा रिंजा शेरपा, जिन्होंने 8000 मीटर से अधिक ऊंची दुनिया की 14 चोटियों पर चढ़ाई की है और सबसे कम एज के व्यक्ति बन गए हैं। इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पे बना दिया है। दोस्तों रिसेंटली में इन्होंने 8027 मीटर का ऊंचा एक शीशा पंगवा है, वहां पे सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। तो 16 साल की आयु में ऊंचे पहाड़ों पर इन्होंने अपनी शुरुआत की थी और 740 दिनों के अंदर सभी यहां पे
पहाड़ों पर जो चढ़ाई है इन्होंने पूरी करी है, जिनकी 8000 मीटर से ऊपर ऊंचाई है। ऐसे 14 चोटियों की यहाँ पे चढ़ाई की है। अब मैं आपको परीक्षा संजीवनी में इसी से रिलेटेड बहुत सारे जो माउंटेनियर्स हैं आपको मैं परीक्षा संजीवनी में पढ़ाने वाला हूं। मेरे पीछे आप तेगबीर सिंह देख रहे हैं, माउंट किलिमंजारो पे चढ़ाई की है, सबसे कम उम्र के बच्चे बन गए हैं। यहां पर आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा यहां पर देखिए कामिरीता शेरपा, इन्होंने 30 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, मैक्सिमम टाइम्स 30 बार यहां पे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बन चुके हैं, नेपाल से बिलोंग करते हैं। पूर्णिमा श्रेष्ठ ये भी नेपाल से बिलोंग करती हैं, एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली दुनिया की सबसे पहली महिला बन चुकी हैं। ज्योति रात्रे 55 ईयर्स की हैं, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की सबसे ओल्ड एज, सबसे उम्र दराज महिला है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में किस देश ने जैव ईंधन को नया स्वरूप देने के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल एलियंस के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? Which country recently signed an agreement with the Global Biofuel Alliance to give a new look to the biofuels? The right answer will be India. भारत, यहाँ पे भारत ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो भारत ने जैव ईंधन को लेकर के यहाँ पे फैसला किया है। जैव ईंधन क्या होता है, बायोफ्यूल्स होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे G20 जब हुआ था भारत में, तो बहुत सारे मेजबान देशों ने इसकी पहल की शुरुआत की थी और कहा था कि हमें ग्लोबल बायोफ्यूल अलियांस बनाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो सेक्रेटरीट है, सचिवालय भारत में ही होना चाहिए, इसकी घोषणा इन्होंने करी थी। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलियांस की घोषणा 2023 में हुई थी। पिछले साल G20 समिट हुआ था, इस साल G20 समिट ब्राजील में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राजील, इटली, मॉरिशस, सिंगापुर, यूएई, यूएसए, ये जो 8 देश हैं, इनके नेताओं ने इसको लॉन्च कर दिया है, इस अलियांस को। तो बायोफ्यूल क्या होता है? बायोफ्यूल होता है कि आप अपने ऑर्गेनिक वेस्ट से यहाँ पे फ्यूल को जनरेट करना। ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है आपको पता है कि जो सब्जियां होती सड़ जाती हैं, जिसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिक वेस्ट रोजमर्रा हमारे घरों से भी निकलते हैं, आपको यहाँ पे खेतों में देखने को मिलेंगे। तो हम उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, हम उसको फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहते हैं, जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित भी नहीं करेगा। तो ये जो बायोफ्यूल्स हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है। इसका इस्तेमाल जो है डीजल, पेट्रोल या अन्य जो भी यहाँ पे फ्यूल होते हैं उसकी जगह पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, विश्व बैंक किस देश की सहायता के लिए एक वित्तीय मध्यस्थ कोष FIF की स्थापना कर रहा है? वर्ल्ड बैंक हैज सेट अप अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी फंड टू असिस्ट विच कंट्री? तो अभी अगर आप वर्तमान में देखें तो पूरी दुनिया यहाँ पे यूक्रेन की मदद करने के लिए उतर चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे जो अमेरिका है, यूरोप की कंट्रीज हैं, वो यूक्रेन की तरफ यहाँ पर हाथ बढ़ा रहे हैं। तो विश्व बैंक ने फैसला किया कि हम यूक्रेन की हेल्प करेंगे और उसके लिए हम यहाँ पे FIF फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी फंड बनाएंगे, वित्तीय मध्यस्थ कोष बनाएंगे, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन इस वॉर में कर सकता है, खुद को क्योर करने के लिए भी और रशिया के अगेंस्ट भी। तो यहाँ पे अमेरिका, कनाडा और जापान इसमें योगदान देंगे FIF में, और उसका इस्तेमाल यूक्रेन करेगा, ठीक है। दोस्तों जून 2024 में यह भी फैसला किया गया था कि G7 के जो बहुत सारे प्रमुख देश हैं वो यूक्रेन को $50 बिलियन का लोन देंगे, ठीक है। इस समझौते पर भी सहमति व्यक्त की गई थी। G7 में कितने देश होते हैं मैंने आपको बताया था, जूस विथ गर्लफ्रेंड, ठीक है, आपको याद होगा जूस विथ गर्लफ्रेंड। तो इसमें आता है J फॉर यहाँ पे जापान, और U फॉर यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, I फॉर यहाँ पे जो होगा इटली होगा, C फॉर हो जाएगा यहाँ पे कनाडा, और यहाँ पे E फॉर हो जाएगा इंग्लैंड, ठीक है। U फॉर US अमेरिका याद रखना, और G फॉर जर्मनी, और F फॉर यहाँ पे फ्रांस। तो 7 देश इसमें आते हैं। तो 2022 से अगर आप देखें लगभग इसके के युद्ध के 2 साल पूरे होने वाले हैं रशिया यूक्रेन के बीच में, और लगातार इंस्टेबिलिटी भी बनी हुई है, ठीक है। यूक्रेन की लोकेशन को अगर आप देखें तो यूक्रेन की लोकेशन इस प्रकार से है, ये आप यूक्रेन देख रहे हैं, यूक्रेन से बेलारूस लगा हुआ है, रशिया लगा हुआ है, बेलारूस रशिया की मदद करता है। ये लुहांस्क है और डोनेट्स्क है जो कि रशिया ने कैप्चर कर लिया है, क्रीमिया को भी कब्जा कर लिया है। यहां पर आप ओडेसा देखें, और ये मोल्डोवा है, रोमानिया है, स्लोवाकिया है, पोलैंड है। इस प्रकार से यूक्रेन अपने पड़ोसी देशों के साथ घिरा हुआ है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में यूपीएससी में यहां से क्वेश्चन बना था। इसकी कैपिटल कीव है, वोलोडिमिर जेलेंस्की यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और ये आप देखिए यूरोप में क्षेत्रफल के बाद, रशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश यहाँ पे यूक्रेन है।
क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के स्क्रीन पर रहा। 9वां प्रश्न, सुभाष प्रसाद गुप्ता किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं? तो यहां पे उच्चायुक्त बोलते हैं हम हाई कमिश्नर को। अभी उच्चायुक्त होता क्या समझते हैं। देखो हाई कमिश्नर क्या होता है समझते हैं, ठीक है। तो हाई कमिश्नर हम देखो, जो राजदूत होता है, एम्बेसडर होता है, वो किसी भी कंट्री का होता है। और जो कॉमनवेल्थ मेंबर्स होते हैं, ठीक है, अगर वहां पर हम किसी को भेजते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, तो उसे हम हाई कमिश्नर कहते हैं, उसे हम उच्चायुक्त कहते हैं। समझ गए आप? ओके, उसे हम क्या कहते हैं? उच्चायुक्त कहते हैं। तो यहां पे सेंट विंसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट विंसेंट में यहां पे मेरे पीछे आप सुभाष प्रसाद गुप्ता देख रहे हैं। सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, ये कैरेबियन आइलैंड्स में आपको देखने को मिलेगा। यहां पे अगले हाई कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं। तो सूरीनाम गणराज्य में राजदूत थे, अब इनको यहां पे भेज दिया गया है। 2006 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं। भारत और सेंट विंसेंट के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो 1976 से चलते आ रहे, काफी अच्छे रिलेशन रहे हैं। तो हाई कमिश्नर उच्चायुक्त मैं आपको बता भी चुका हूं कि दूसरे राष्ट्रमंडल देश, भारत भी कॉमनवेल्थ मेंबर का सदस्य है और सेंट विंसेंट भी यहां पे कॉमनवेल्थ का मेंबर है। तो जब हम दूसरे देशों में जो कॉमनवेल्थ मेंबर हैं वहां पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, तो उसे हम बोलते हैं उच्चायुक्त या फिर हाई कमिश्नर बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो आप इसकी लोकेशन देखते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं ये कैरेबियन आइलैंड्स है, यहां पे पूरे कैरेबियन आइलैंड से कहा जाता है। तो ये जो जगह आप यहां पे देख सकते हैं, ये वाली जगह ये सेंट विंसेंट, ठीक है दोस्तों। सेंट विंसेंट यहां पर इसकी कैपिटल किंग्स टाउन है। रॉल्फ गोन्साल्वेस यहां के प्राइम मिनिस्टर हैं और करेंसी है यहां पे ईस्ट कैरेबियन डॉलर। दोस्तों आइए इंपॉर्टेंट एम्बेसडर्स को पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं। विक्रम दोराई स्वामी तो यूके में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। संजीव कुमार सिंगला फ्रांस में, आपको याद रखना है, आपको पढ़ाया मैंने फ्रांस में। अजीत विनायक गुप्ते जर्मनी में। कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, देखते हैं आपकी मेमोरी कितनी ज्यादा तेज है। विनय कुमार कहां पे है दोस्तों? रशिया में है, रशिया में है, ठीक है। नेक्स्ट है विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट राजदूत को हमने पढ़ लिया है। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। अंतर संसदीय संघ आईपीयू की 149 सभा कहां पर शुरू हुई है? तो दोस्तों इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो है इसकी सभा जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्टार्ट हुई। कहां पर? जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्टार्ट हुई है। तो अंतर संसदीय सभा को हम बोलते हैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में ऑर्गेनाइज की जा रही 13 से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में। तो सभा में हमारे भारत की तरफ से हमारे 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला साहब यहां पे उपस्थित रहेंगे, ये इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा राज्यसभा के जो उपसभापति हैं हरिवंश सिंह और दोनों सदनों के महासचिव और बहुत सारे अन्य सदस्य भी यहाँ पे, संसद सदस्य भी शामिल होंगे। तो यहाँ पे आईपीयू क्या है? राष्ट्रीय संसदों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यानी कि दुनिया भर के, चाहे आप पाकिस्तान देखें, चाहे आप नेपाल देखें, भूटान देखें, अमेरिका देखें, तो वहां पे जो पार्लियामेंट चल रही है वहां के जो पार्लियामेंट के जो अध्यक्ष होंगे वो सब इसमें शामिल होंगे, ताकि हमारे जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस उसको और सरल बनाया जा सके और बेहतर बनाया जा सके, हमारा डेमोक्रेटिक बनाया जा सके। इसकी स्थापना कब हुई? आईपीयू की 1889 में इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जहां पे मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है। प्रेजेंट में प्रेसिडेंट तुलिया एक्सन है, तंजानिया से बिलोंग करती हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं 180 इसमें सदस्य देश है और 15 सहयोगी सदस्य, ठीक है दोस्तों। यहां पर आपने पूरा करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल से पढ़ लिया। अब बारी है प्यारे प्यारे भाई और बहनों, यहां पे अब आपको 5 मिनट में आपका ब्रेनस्टॉर्म करेगा। आपको पता है कि 5 मिनट में आप 35 क्वेश्चन करोगे, तो मेरे साथ स्टार्ट कर लो। कमेंट बॉक्स पे आप यहां पे ईमानदारी से आंसर दो, गलत सही जो भी है सब दो। आप देखो जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे तो आपके अंदर भूख बढ़ेगी, वही आपको एग्जाम में रिफ्लेक्ट करेगी। मोइन अली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? तो इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलते थे, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा करी है। अबू धाबी क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत के कितने दिन की यात्रा पर आए हुए थे? तो 2 दिन की यात्रा पर ही आए हुए थे। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कितने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट किए हैं? तो 6 सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट किए हैं।
पेरिस पैरालंपिक 2024 में जिसने भी गोल्ड मेडल जीता है उसको कितनी इनाम राशि मिली है? तो 75 लाख रुपए की इनाम राशि यहां पे दी गई है। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स इस बुक को किसने लिखा है? तो 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स इस बुक को लिखा है सुशील कुमार शिंदे जी ने। 54 नंबर की जीएसटी परिषद की बैठक में कैंसर की दवा पर जीएसटी 12% से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो 12% से घटाकर 5% इसमें जीएसटी कर दी गई है। पोलरिस डॉन मिशन किस स्पेस कंपनी ने लॉन्च किया? तो स्पेसएक्स ने पोलरिस डॉन मिशन को यहां पे लॉन्च किया है। सीताराम येचुरी किस राजनीतिक दल के महासचिव थे जिनका रिसेंटली में निधन हो चुका है? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ग्रुप जिसे मार्क्सवादी कहते हैं इसके महासचिव थे। हाल ही में किस राज्य ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% रिजर्वेशन को मंजूरी दी है? तो 10% आरक्षण आपको उड़ीसा राज्य ने यहां पे दिया है। केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके क्या किया है? तो श्री विजयपुरम इसे कर दिया गया है। दोस्तों 12 अक्टूबर का यहां पे रिवीजन करेंगे। कल संडे था और संडे को हमने पढ़ा था साप्ताहिक करंट अफेयर्स। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जरूर पढ़िएगा। हर हफ्ते का करंट अफेयर्स आप रिवाइज कीजिएगा। हर हफ्ते का करंट अफेयर्स आपको यहां पे टेस्ट भी करना चाहिए। राफेल नडाल ने रिटायरमेंट की घोषणा करी है, तो इनका संबंध किससे है? तो टेनिस से संबंध है। स्पेन के खिलाड़ी 22 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन कौन बने? तो टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा बने हैं। निहोन हिंदाक्यो किस देश का ऑर्गेनाइजेशन शांति का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो जापान का ऑर्गेनाइजेशन है ये। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025-27 के कार्यकाल के लिए मानव अधिकार परिषद के लिए कितने सदस्यों को चुना है? तो 18 सदस्यों को यहां पे चुना है। कैमूर टाइगर रिजर्व की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो कैमूर टाइगर रिजर्व बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व होगा वाल्मीकि के अलावा। आसियान शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया गया है? तो आसियान शिखर सम्मेलन लाओस में ऑर्गेनाइज किया गया। पी वेणुगोपाल का 82 ईयर्स की एज में डेथ हो गया। ये कौन थे? तो ये हृदय शल्य चिकित्सक थे। भारत का सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट इन्होंने किया। पेसमेकर सबसे पहला इन्होंने लगाया था। भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? तो मनोज कुमार दुबे जी बने हैं। भारत सरकार ने हिजब उत तहरीर संगठन को यहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया। इसका गठन कहां पर हुआ है? तो जेरूसलम में गठन हुआ है। INS तलवार भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका समुद्री अभ्यास में शामिल होने के लिए कहां पे पहुंचा है? तो दक्षिण अफ्रीका यहां पे पहुंचाया गया है। दोस्तों अब यहां पे इंडियन पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ आप सभी आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को हम पार्लियामेंट संसद कहते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और पॉपुलर हाउस भी कहा जाता है लोकसभा है। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद को भंग कौन कर सकता है? देश का राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो जब होती है जब लोकसभा या राज्यसभा में मतभेद होता है। 108 आर्टिकल होता है जिसमें हम ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं। ज्वाइंट सेशन बुलाने का काम प्रेसिडेंट का होता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में कौन निर्णय लेता है कि कोई डिस्क्वालीफाई होगा कि नहीं? तो डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय राष्ट्रपति लेता है, हालांकि चुनाव आयोग से पूछ के लेता है। दोस्तों यहां पे 14 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं। आपने करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ा, आइए देखते हैं आप टेस्ट में कितना स्कोर कर पाते हैं। ग्लोबल बायोफिल अलियांस की घोषणा किस वर्ष की गई है? तो पिछले वर्ष 2023 में इसकी घोषणा हुई है। किंग्सटाउन किस देश की कैपिटल है? तो किंग्सटाउन सेंट विंसेंट की कैपिटल है। लोकपथ एप्लीकेशन किस राज्य में लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश में लोकपथ एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। अंतर संसदीय संघ IPU का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। इनमें से कौन सा देश G7 में शामिल नहीं है? तो भारत इसका सदस्य देश नहीं है। G7 में भारत शामिल नहीं है। आज का सवाल है, वर्ल्ड बैंक किस देश की सहायता के लिए एक वित्तीय मध्यस्थ कोष FIF की स्थापना करेगा? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों स्टैटिक जीके बुक आप यहां पर देख सकते हैं। इस बुक को आप यहां पे मंगवा सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है, कमेंट बॉक्स पे पिन किया गया है। आप वहां पे जाइए और लिंक से आप यहां पे इस बुक को घर तक मंगवाइए और यहां पे आप जय श्री राम कोड यूज कीजिएगा, JAISHRIRAM। तो ये जो डिस्काउंट ऑप्शन है आज के लिए और
इंप्लीमेंट किया जा रहा है दशहरा को देखते हुए। तो आप सभी घर तक उस बुक को मंगवा सकते हैं। डेली आपका टेस्ट होता है टॉप पेज वाइज, टॉपिक वाइज, तो आप इस बुक को घर में मंगवा करके टेस्ट भी दीजिए। टोटल 81 टॉपिक्स है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके के सभी विषयों के आपको यहाँ पे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले जोरदार और शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने कार्य पे लगे रहिए।